नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 3 जून 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ जो गोपाल दास नीरज ने लिखी है हमको ये विश्वास अटल, तुम ठांड हटा दो, पाल गिरा दो, बीच समंदर एक दिवस, मिलने आएगा स्वयं किनारा, मन की गति पग गति बन जाए तो फिर मंजिल कौन कठिन है। मेरे लक्ष्य निराश ना हो, फिर जग बदलेगा, मग बदलेगा, मेरे मन उदास ना हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। ये गोपाल दास नीरज की पंक्तियां हैं कि कभी ना कभी आपके जीवन में उजाला जरूर होगा, अपने मन में उदास होने की ज़रूरत नहीं है, फिर दीप जलेगा और ये अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, आप निराश नहीं होकर जीवन में आगे बढ़ें, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बातों से, उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। पहला पॉइंट हमारे सामने, भारतीय व्यापार पोर्टल जो है वो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जो है उन्होंने 27 मई 2022 को नई दिल्ली में भारत व्यापार पोर्टल जो उसका शुभारंभ किया है। यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल व्यापार से व्यापार यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का डिजिटल व्यापार स्थल है। लघु मध्यम निर्यात उद्यमियों, दस्तकारों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार का पता लगाने और वैश्विक स्तर पर बिक्री बढ़ाने में मददगार होगा। भारत ने अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। भारत की विदेश नीति ने हमेशा वैश्विक वस्तुओं के व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। तदनुसार भारत सरकार ऐसी नीतियां और प्रक्रियाओं को अपनाकर शेष विश्व के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जो दुनिया के अन्य देशों के साथ निर्यात व आयात बढ़ाने और इसे सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने वैश्विक स्तर पर विदेशी व्यापार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और व्यापार के विस्तार के लिए यह वेब पोर्टल विकसित किया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाल ही में भारतीय व्यापार पोर्टल जो उसका शुभारंभ किया है, जो कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर आधारित है और इससे भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक सेंटर के रूप में यह क्या कर सकेगा, काम कर सकेगा। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है और क्यों चर्चा में आई? हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल और राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोला गया है। इस संबंध में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। घाटी के प्रवेश द्वारा घांगरिया में भी गतिविधियां तेज हो गई है। समुद्र सतह से 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उच्च तुंगता वाले पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। 6 नवंबर 1982 को यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। फूलों की घाटी में 500 से अधिक रंग बिरंगे फूलों की प्रजातियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में अल्पाइन फूलों तथा समुद्र घास के मैदान पाए जाते हैं सुंदर घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों एवं जीवों की उच्च विविधता और घनत्व पाया जाता है, जिनमें हिम तेंदुए, हिमालयी कस्तूरी मृग तथा पौधों की विभिन्न प्रजातियों सहित अनेक संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती है। घाटी को हिंदू पौराणिक कथाओं में नंदकानन अर्थात इंद्र का स्वर्ग के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया। तो ये कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी जो नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड में है। और यहाँ पर फूलों की घाटी जो है वो पर्यटकों के लिए अभी हाल ही में क्या की गई है, खोली गई है। तो ये बात हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने क्या है, डेक्कन क्वीन क्या है, जरा देखिएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से जोड़ने वाली एक प्रीमियम ट्रेन है, डेक्कन क्वीन जिसे कहते हैं। 1 जून 2022 को अपने संचालन के 92 वर्ष इसने पूरे कर लिए हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक लोको ट्रेन डेक्कन क्वीन का परिचालन 1 जून 1930 को शुरू किया गया था। इसे सेंट्रल रेलवे के अग्रदूत ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। इस ट्रेन के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, पहली लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ढुलाई ट्रेन, पहली महिला स्पेशल ट्रेन और डाइनिंग की सुविधा प्रदान करने वाली पहली ट्रेन शामिल है। इसका नाम पुणे के नाम पर रखा गया है। इसे क्वीन ऑफ डेक्कन के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो डेक्कन क्वीन क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो एक ट्रेन है, कहाँ चलती है? तो मुंबई से लेकर के पुणे को जोड़ने वाली एक ट्रेन है
जो कि अपने 92वें वर्ष 1 जून 2022 को इसने संचालन के पूरे कर लिए हैं। अगला सवाल मेरे मित्रों है आपके सामने, राष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू जी अभी दक्षिणी अफ्रीका के जो गेबोन और सेनेगल और कतर जो हैं यहाँ के दौरे पर हैं। 1 जून 2022 को अफ्रीका देश सेनेगल पहुँच गए हैं वो। यह सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सोल के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी करेंगे। राष्ट्रपति की ये यात्रा भारत सेनेगल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की जा रही है। ये यात्रा अफ्रीका के साथ निकटता से जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सेनेगल आधिकारिक तौर पर पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी डकार है। रणनीतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से अफ्रीका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 3-4 दशकों से भारत ने इस महाद्वीप के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया है। हालांकि पिछले दशक से इसमें और तेजी आई है एवं साथ ही कुछ वर्षों में इस संबंध में कई गुना वृद्धि देखी गई है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत की भागीदारी हमेशा द्विपक्षीय रही है। उदाहरण के तौर पर भारत दक्षिणी अफ्रीका के मध्य द्विपक्षीय संबंध को देखा जा सकता है। साथ ही जिन विभिन्न व्यापारिक गुटों के साथ साझेदारी के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है उनमें कोमेसा, इकोवास, इकास, अफ्रीका के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र शामिल है। ये क्षेत्र कहाँ पर है तो अफ्रीका और भारत के बीच में इस प्रकार के व्यापारिक जो समझौते होते हैं उनको लेकर के बातचीत यहाँ पर की गई है। तो अभी उपराष्ट्रपति सेनेगल जो है वहाँ के दौरे पर गए हुए हैं। 1 जून 2022 को अफ्रीका के सेनेगल वो पहुँच गए। इसके बाद है कोर सेक्टर आउटपुट, जो उसको लेकर एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है। क्या है जरा इसके बारे में भी देखिए। भारत के 8 कोर उद्योगों ने मार्च 2022 में 4.9% की तुलना में अप्रैल में 8.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। 8 कोर उद्योग कौन कौन से हैं इसको लेकर भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वो उद्योगों को लेकर जारी किया जाता है और भारत जो है वो इसमें 40.27% जो है वो विभिन्न प्रकार के मद शामिल हैं। 8 कोर उद्योग जो हैं इनके भारांक को घटते क्रम में आपके सामने दिखाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्रम। 8 कोर उद्योगों की हिस्सेदारी क्या क्या है। रिफाइनरी उत्पादन सबसे ज़्यादा, फिर बिजली, फिर स्टील, फिर कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। ये हमारे यहाँ जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसको तैयार करने के लिए उद्योगों के 8 कोर उद्योग जो हैं इनको इसमें शामिल किया गया। तो आपसे इनमें से पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कोर उद्योग शामिल है कौन सा नहीं है। 8 कोर उद्योग के सूचकांकों की अगर बात करें तो ये ICIC कहलाता है। 8 कोर उद्योग सूचकांक उत्पादन मात्रा और सूचकांक को संदर्भित करता है। यह चयनित 8 कोर उद्योगों में उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। 8 कोर उद्योगों का वर्तमान भारांक जो है वो नीचे दिया गया है। ये देखिए आपके मैंने वैसे भी बता दिया है। पेट्रोलियम रिफाइनरी है, बिजली है, स्टील है, कोयला उत्पादन है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस उत्पादन है, सीमेंट उत्पादन है, उर्वरक का उत्पादन है, ये सब शामिल इसमें किए जाते हैं। तो भारत के 8 कोर उद्योग कौन कौन से हैं और उनकी हिस्सेदारी किस क्रम में है ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद कुछ सवालों पर हम लोग बातचीत करेंगे मेरे मित्रों। जरा देखिए क्या क्या है सवाल आपके सामने। पहले सवाल से ही हमारी बातचीत की शुरुआत हो रही है। तेलंगाना स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना का 2 जून को मनाया गया। 2 जून 2014 जो है वो भारत का कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना। तो आपको ये याद होना चाहिए। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को स्थापित हुआ। आंध्र प्रदेश से इसे अलग किया गया और वर्तमान में आपको ध्यान रखना है हैदराबाद जो है यहाँ की क्या है राजधानी है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को 2022-23 के बजट में महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए इसे शुरू करने की पेशकश की थी? तो आपको पता होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिन्होंने ये घोषणा की थी कि बजट में हम लोग क्या करेंगे 100 दिन का रोजगार शहरी लोगों को देंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत। और जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रही महात्मा गांधी नरेगा योजना उसके तहत 125 दिन का रोजगार इसमें प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में किसने रोबो सलाहकार प्लेटफॉर्म HDFC मनी लॉन्च किया है? हाल ही में किसने रोबो सलाहकार प्लेटफॉर्म HDFC मनी लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान होना चाहिए HDFC सिक्योरिटीज़ जो है उसने एक रोबो सलाहकार निवेश मंच HDFC मनी लॉन्च किया है जो डीमेट खाते की आवश्यकता के बिना म्यूचुअल फंड योजनाओं और अन्य वित्तीय उत्पादों की पेशकश करेगा। तो HDFC सिक्योरिटीज़ जो है इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। इसका मनी लॉन्च जो है अभी हाल ही में किया गया HDFC बैंक के द्वारा ही। भारतीय स्टेट बैंक के शोध पत्र फिकॉर्फ
के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा एक आंकड़ा है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत की 8.5% की जो है वो ग्रोथ रेट रहने वाली है इस चौथी तिमाही के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो 8.5% के करीब, यानी 8.2 से लेकर के 8.5 के करीब इन्होंने बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया है। ये सवाल तो आपको एक दिन पहले ही मैं करवा चुका हूँ। इसका सही जवाब है गांधीनगर गुजरात में विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। गुजरात राज्य में यह तरल यूरिया नैनो संयंत्र 175 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को साधन उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करना है। इसके बाद और कुछ सवाल जरा देखिएगा कौन कौन से सवाल हैं। ऐसे ही आपके सामने एक सवाल और है, हाल ही में किस राज्य के सिंगर सिद्धू मूसावाला गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। तो आप लोग खूब जानते हैं, आजकल यही चर्चा का विषय चल रहा है। पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने 29 वर्षीय पंजाबी गायक जो है वो सिद्धू मूसावाला जो है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है। तो अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। 2022 में अमेरिका चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। दोनों देशों के बीच में मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पहुंच गया है। 2020-21 में यह 80.51 अरब डॉलर ही था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन कर दिया है। तो आपको पता होगा समान नागरिक संहिता खूब चर्चा में रही है। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता के लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति जो है मसौदा के लिए उसे गठित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई जो है वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं और उनको इस समिति का प्रमुख अभी हाल ही में बनाया गया। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन हुआ वो रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ही किया गया था। इसके बाद अगला सवाल जरा पढ़िए क्या है। किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जो है वो हाल ही में जारी की है। तो आपका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है अमेरिका की, उसके द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हमारी खाद्य प्रणाली और सतत खाद्य प्रणाली परिवर्तन से जुड़े हुए कई विकास लक्ष्यों को खतरा है, जिसके लिए आने वाले वर्षों में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रयासों को और तेज किया जाना चाहिए। भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल को किसने लॉन्च किया। तो अभी आपको पता होगा अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ये सवाल अभी आपको बताया। भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल का लॉन्च जो है वो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया, जिसके माध्यम से देश में निर्यातकों को और जो बेचदार है यानी व्यापारी हैं उनके बीच में एक जंक्शन का काम करने का काम होगा इस पोर्टल का। चलिए जरा आगे बात करते हैं। इसके बाद और क्या है हमारे सामने जरा देखिए। कुछ सवाल जो पेपर में मुझे आए और मुझे लगा कि ये सवाल आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए, उस पर भी मैं थोड़ी थोड़ी बातचीत आपसे कर लेता हूँ। टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट, ये रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में तंबाकू के दुष्प्रभावों का आंकलन कर टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट रिपोर्ट जो है वो हाल ही में जारी की है। इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो के अवसर पर जारी किया गया। परम अनंत के बारे में आपको बता दिया गया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर जो है वो सीडेक द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर ने संयुक्त रूप से नया सुपर कंप्यूटर परम अनंत बनाया है। यह सुपर कंप्यूटर 838 टेराफ्लॉप्स की गति से कार्य करने में सक्षम है। इसलिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के द्वारा इसे हाल ही में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला देश जो है वो संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसी अरब देश के साथ इजराइल द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। संयुक्त अरब अमीरात ने इसी तरह का समझौता इस साल भारत के साथ भी किया है। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हाल ही के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में अब महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। इसके पहले पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश इस स्थान पर काबिज था। इस साल उत्तर प्रदेश दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं।
इसके बाद अगला सवाल है INS गोमती क्या है, तो आपको बता दिया गया है कि INS गोमती जो है वो एक हमारा जहाज था जिसको क्या कर दिया गया है, अंतिम विदाई दे दी गई है मुंबई नेवल डॉकयार्ड से। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो वो 31 मई को मनाया जाता है, 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस बार की इसकी थीम जो है वो पर्यावरण की रक्षा करें ये रखी गई है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, डाक विभाग ने पहली बार किस राज्य में ड्रोन उपयोग में लिया है, तो भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ जिले में पायलट परियोजना के तहत ड्रोन का उपयोग कर मेल डिलीवर किया है। भुज तालुक से कच्छ जिले में भचाऊ तालुक तक 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय कर यह डाक भिजवाई गई है। तो 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा रहा है, तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स का आयोजन 4 जून तक होगा। इसमें बांग्लादेश फोकस देश रखा गया है। इसमें बांग्लादेश जो है वो क्या रहा है, फोकस कंट्री के रूप में इसमें रहा है। चलिए इसके बाद अंतिम बातचीत हम आप लोगों से करें राजस्थान के संदर्भ में, तो ये है राजस्थान के संदर्भ में बातचीत कि राजस्थान में अभी हमने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई है, आप लोग सब जानते हैं कल के दिन। तो इनकी जो पनोरमा है वो भी स्थापित की जाएगी, सरकार के द्वारा बजट में घोषणा भी की जा चुकी है। इसके अलावा गोकुंदा में मायरा की गुफा यहाँ पर है, मायरा की गुफा माता का मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। सरकार के द्वारा बजट 2021-22 में इसके जीर्णोद्धार की घोषणा की गई थी और 540.44 लाख के बजट की जो है वो प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति अभी हाल ही में दे दी है। महाराणा प्रताप के जीवन का दिवेर का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध रहा है, इसके बारे में कुछ डाटा हमारे सामने आया जो न्यूज़पेपर में, वो भी आपको पढ़कर बताते हैं। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कई संघर्ष किए, इसमें इतिहासकार हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक मानते हैं। मेवाड़ का प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने लिखा है कि विजयदशमी के दिन 16 सितंबर 1583 में महाराणा प्रताप का अकबर के सेनापति सुल्तान खां और बहलोल खां से युद्ध हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई और विजय का प्रतीक स्थल दिवेर की नाल हाल में सतपालियां की नाल में आज भी विजय का प्रतीक शौर्य स्थल बना हुआ है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि बहलोल खां को महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित तलवार के एक ही वार में मार गिराया था। युद्ध में अकबर के दोनों सेनापति मारे गए और उसकी सेना भाग गई थी। प्रताप की विजय स्थली दिवेर स्मारक के संरक्षक नारायण उपाध्याय ने बताया कि शौर्य स्थल से ही महाराणा प्रताप ने विजय की घोषणा की थी और वहाँ शौर्य चक्र बना दिया। यानी ये शौर्य चक्र जहाँ बना हुआ है वो दिवेर नामक स्थान है जहाँ से इन्होंने ये अपने विजित होने की घोषणा की थी महाराणा प्रताप ने। वहाँ इस प्रकार का स्मारक आज भी बना हुआ है। और आपसे पूछा जा सकता है कि मायरा की गुफा कहाँ, मायरा की गुफा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गोकुंदा जो है यहाँ पर स्थित है। तो मेरे मित्रों मैंने कुछ बातें की, हालांकि कुछ बातें अभी भी बची हुई है जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपसे करनी है, तो समय मिलते ही आपसे बातचीत जरूर करेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।